नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान-ए-जंग। बिहार की राजनीति में खेला हो चुका है। 2020 के चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश की सरकार आखिरकार बिहार को मिल चुकी है। कल नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी से नाता जोड़ लिया, लेकिन बीजेपी ने जो फैसला लिया वो फैसला वाकई चौंकाने वाला है। जो बिहार जातीय राजनीति के लिए जाना जाता है, उस बिहार में बीजेपी ने एक साथ अगड़े और पिछड़े की राजनीति को साधने का काम किया। कैसे बीजेपी ने बिहार में पहली बार भविष्य को सेट किया, आज की यही है ऐलान-ए-जंग की कवर स्टोरी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, मंडल की राजनीति। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, कमंडल की राजनीति। बीजेपी ने रविवार को अपने इन दो चेहरों की बदौलत बिहार की राजनीति में मंडल और कमंडल को एक साथ साधने की कोशिश की है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। रविवार को बिहार में सत्ता का खेल पलटा। नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश ही सीएम बनेंगे ये तो तय था, लेकिन डेप्यूटी सीएम कौन बनेगा इसका सस्पेंस बना हुआ था। रविवार की सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक में किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी नेतृत्व जो फैसला लेने वाला है, वो फैसला बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जबकि विजय सिन्हा रविवार की सुबह तक नेता विपक्ष थे। सम्राट विधान परिषद के सदस्य हैं, विजय विधानसभा के सदस्य हैं। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, विजय सिन्हा भूमिहार जाति के नेता हैं। बिहार में कोयरी जाति की आबादी 4.21% है, भूमिहारों की आबादी 2.86% है। ये तो महज दोनों नेताओं का सामान्य सा परिचय है। अब सियासी पहचान ये कि सम्राट के जरिए बीजेपी ने बिहार की राजनीति में पिछड़ा कार्ड खेला है, जबकि विजय सिन्हा के जरिए सवर्णों की राजनीति को साधा है। पहले सम्राट के जरिए बीजेपी की मंडल पॉलिटिक्स को समझते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये नारा कई साल पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे जगदेव प्रसाद ने दिया था। जगदेव प्रसाद उसी कुशवाहा जात से आते हैं जिस कुशवाहा जात से सम्राट चौधरी आते हैं। 60 के दशक में जगदेव प्रसाद ने इस नारे के साथ में पूरे के पूरे इस जो राजनीति है पिछड़ों की, उसको पावर सेंटर में ला दिया। इस नारे को पिछड़ी जात के नेता आज भी याद करते हैं। जगदेव प्रसाद के बाद सम्राट चौधरी कुशवाहा जात से आने वाले दूसरे ऐसे नेता हैं जो इतने बड़े पद पर यानी कि डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचे हैं। और बात सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं। बीजेपी ने ये एक ऐसा सियासी प्रयोग किया जिसके जरिए अब वो सीएम की कुर्सी का सपना देख सकती है। हम तो ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं। इंडी गठबंधन के कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था। असल में बीजेपी ने पहली बार बिहार के पावर कॉरिडोर में आक्रामक राजनीति को धार दी। अब तक बीजेपी ने बिहार में जिन नेताओं को डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, वो आक्रामक छवि नहीं रखते थे। बिहार की सियासत के मिजाज से बीजेपी ने इस बार चुनाव किया है। यहाँ 70-30 का लड़ाई होगा। 30% वाला लड़ते रहे जितना दिन लड़ना है। एक तो सम्राट चौधरी अब मंडल यानी बीजेपी में पिछड़ों का चेहरा हो गए। दूसरे, उन्होंने हाल के दिनों में अपनी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली बनाई है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। सम्राट बीजेपी में आने से पहले आरजेडी और जेडीयू की सियासत को समझ चुके हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो राज्य की सियासत को लीड कर सके, और इसीलिए नीतीश की बैसाखी की बात होती रही है। लेकिन बीजेपी की ये खोज अब पूरी हुई है।
और अब ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी भविष्य का सीएम प्रोजेक्ट कर राज्य की राजनीति में आगे बढ़ सकती है। लालू परिवार से सियासी लोहा लेने के लिए बीजेपी सम्राट को पिछड़ी जाति का नेता बनाकर पेश करेगी। गौर करने वाली बात ये कि पिछड़ी जातियों में यादव के बाद कुशवाहा वोटर्स की संख्या ही राज्य में सबसे ज्यादा है। बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति की आबादी है जो 36% है। पिछड़ी जाति की आबादी 27% है। SC/ST आबादी 21%, सामान्य वर्ग की आबादी 16% है। सम्राट मंडल की राजनीति का चेहरा बने हैं तो बीजेपी ने विजय सिन्हा के जरिए कमंडल यानी हिंदुत्व की राजनीति को साधने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान थोड़े है कि पलायन कर जाएगा ना। एक भी हिंदू को अगर जो कोई डराने का या धमकाने का काम करेगा तो सत्ता बदलते ही वातावरण बदल जाएगा यहाँ का, और धमकी देने वाला को फिर चैन से नहीं रहने देंगे। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की जोड़ी के जरिए बीजेपी अब अपने पैरों पर बिहार में खड़ा होने की न सिर्फ कोशिश करेगी बल्कि दौड़ने की भी प्लानिंग कर सकती है। और आइए इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं जुड़ गए हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से। दोनों डिप्टी सीएम के जरिए प्रकाश कुमार बीजेपी ने मंडल और कमंडल को साध लिया और इस बार बीजेपी की ये आक्रामक रणनीति जो है मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रालयों के बंटवारे में किस रूप में देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, ये जो पूरा समीकरण तैयार किया गया है 2024 के मद्देनजर ही नहीं बल्कि 2025 को भी साधने की तैयारी है। सम्राट चौधरी एक युवा चेहरा है और वो चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू, कुछ दिनों तक तो जीतन राम मांझी पार्टी जो हम है उनके साथ भी वो चले गए थे। उसके बाद एक तरह से देखिए तो सब जगह से जाने के बाद जब वो बीजेपी में आए तो अचानक उनका उभार हुआ है। पहले वो MLC बनाए गए, उसके बाद फिर विधान परिषद में विपक्ष के नेता बनाए गए और फिर उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दे दिया गया था। तो ये एक रणनीति के तहत हो रहा था कि नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें से कम कुशवाहा को हटाया जाए और उसमें हद तक सफलता भी मिल रही थी। दूसरी तरफ ये पता है बीजेपी को कि अगर सवर्ण का एक बड़ा चंक उनके साथ नहीं होगा तो फिर आगे राह आसान नहीं हो सकती है। तो ऐसे में सवर्ण का किसी न किसी पद पर रहना आवश्यक होता है। आपने देखा कि पहले स्पीकर विजय सिन्हा बनाए गए, उसके बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए, तो एक पद देना आवश्यक होता है। अब देखना होगा रोमाना कि जो स्पीकर का पद है जो अभी बीजेपी की तरफ से हो रहा है उस पर कौन सा चेहरा आता है। हालांकि नाम तो देखिए ना, अभी तो सिर्फ सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है और उसी में बीजेपी जो है वो कई तरीके के समीकरण साधती हुई अगड़ा पिछड़ा वाले और मंडल कमंडल वाले, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आक्रामक बीजेपी नजर आ रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम, इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में न सिर्फ अपना फ्यूचर सेट किया बल्कि सियासी अतीत के उन पन्नों को फाड़ दिया जिसमें सवर्णों के लिए सत्ता के शिखर पर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो चला था। बीजेपी ने भूमिहार जाति के विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया है और 60 के दशक में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई भूमिहार बना था बिहार में मुख्यमंत्री सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा था। उसके बाद से कोई नेता नहीं पहुंच पाया। देश को बीजेपी की इस भूमिहार पॉलिटिक्स को अब समझना चाहिए। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में बीजेपी के नेता विजय सिन्हा नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने और ये फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बिहार की बदलती राजनीति को भी बता रहा है। लालू यादव के सियासी उभार के बाद बिहार की राजनीति में अगड़ी जाति के नेता सत्ता के शिखर से दूर हो गए। ये माना जा रहा था कि किसी सवर्ण का सीएम या डिप्टी सीएम की कुर्सी के आसपास पहुंचना भी संभव नहीं है। भूमिहार जाति के नेता तो सीएम या डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना भी भूल चुके थे, लेकिन ये मिथक तोड़ा है 35 साल बाद बीजेपी ने और भूमिहार जाति के नेता को बिहार की सत्ता में नंबर 2 की कुर्सी पर बिठा दिया है। लखीसराय के 4 बार के एमएलए विजय सिन्हा 2010 से लगातार जीत रहे हैं।
संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले सिन्हा बीजेपी युवा मोर्चा और किसान मोर्चा में रह चुके हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बीजेपी ने भूमिहार नेता को सत्ता की शिखर पर ले जाने का फैसला क्यों और किस रणनीति के तहत किया? तो इसका जवाब छिपा है साल 2022 के उस बोचहा उपचुनाव में, जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। इस उपचुनाव में गिरिराज सिंह से लेकर विवेक ठाकुर, विजय सिन्हा, जीवेश कुमार सरीखे बीजेपी के भूमिहार नेताओं ने गांव-गांव घूमकर कैंप किया था। भूमिहार समाज के वोटर बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं, मगर साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद इस समाज को कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिली। नतीजन ये मैसेज गया कि बीजेपी ने भूमिहार समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। भूमिहार समाज में नाराजगी बढ़ती गई और पहली बार हुआ कि बोचहा के चुनाव में भूमिहार समाज ने ऐलान करके बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। बिहार की इस राजनीतिक घटना ने बीजेपी की सियासत को हिला दिया। बीजेपी के पुराने नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भूमिहारों की नाराजगी भारी पड़ गई। इस वक्त बीजेपी से भूमिहारों की नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया तेजस्वी यादव के A to Z वाले नारे ने। एक तरफ भूमिहार बीजेपी से नाराज हो रहे थे, तेजस्वी यादव भूमिहारों की तरफ दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। अपने आप में बिहार की राजनीति के लिए ये एकदम नया अध्याय था कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा। तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सामने में पड़ेगा, तो अभी सामने का समय, तो अभी सनातन। आरजेडी ने भूमिहार मुस्लिम यादव का नारा दिया। सियासत की नज़ाकत को भांपते हुए उस वक्त तेजस्वी यादव ने विधान परिषद चुनावों में 5 भूमिहारों को टिकट दिया, जिसमें से 3 जीत गए, जबकि बीजेपी बेगूसराय और मुंगेर जैसी भूमिहार के गढ़ वाले सीटों में हार गई। भूमिहारों के इस चुनावी फैसले ने बीजेपी की जमीन हिला दी। बिहार की धरती पर हो रहे इस सियासी बदलाव के बाद भूमिहार बिहार की राजनीति की मेन स्ट्रीम में आ गए। ललन सिंह को तब जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अखिलेश सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सरकार गिरी तब बीजेपी ने विजय सिन्हा को नेता विपक्ष की कुर्सी दी। आरजेडी ने सियासी प्रयोग करते हुए कार्तिक कुमार को सरकार में मंत्री बनवाया। 2022 के अगस्त में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। बिहार की राजनीति बदल चुकी थी। बीजेपी को लग गया था कि भूमिहार वोटर्स को भाव न देना भारी पड़ सकता है। यहीं से बीजेपी ने यू टर्न लेना शुरू किया और फिर संगठन में अहम जिम्मेदारी दी। रविवार को जब सरकार बनी तो सबको चौंकाते हुए भूमिहार नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी की इस सियासी मैसेजिंग का असर देखिए कि सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि 63 साल बाद कोई भूमिहार सीएम न सही डिप्टी सीएम की कुर्सी तक तो कम से कम पहुंचा। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। अब उनके बाद विजय सिन्हा का नाम लिया जा रहा है। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार की आबादी में भूमिहारों का आंकड़ा 3% से कम है, लेकिन लोकसभा की दर्जन भर सीटें हैं जहां भूमिहार जीत हार के समीकरण को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, वैशाली, मोतिहारी, महाराजगंज, आरा, सीतामढ़ी, पटना, ये वो इलाके हैं जहां भूमिहार वोटर सबसे ज्यादा हैं। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा में अभी भूमिहार जाति के ही सांसद हैं। बिहार बीजेपी के संस्थापकों में से कैलाश पति त्रिपाठी भूमिहार समाज से आते थे। 1990 के दशक में जब लालू का राज था और बिहार में जाति हिंसा का दौर था, तो उस दौरान भूमिहार समाज ने ही उसका मुखर तौर पर विरोध किया था और इसी के बाद से लगातार भूमिहार समाज को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। ऐसे में विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सत्ता का नया समीकरण पेश कर दिया है। इस खबर को और गहराई से समझने के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, भूमिहार समाज आबादी
बिहार में 3% से भी कम, बावजूद उसके उसी समाज से आने वाले विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम के पद पर बीजेपी बिठाती है। सत्ता के समीकरण को नए तरीके से कैसे परिभाषित और क्यों परिभाषित कर रही है बीजेपी? रोमाना, देखिए, जो बिहार में विधानसभा और विधान परिषद है, इसमें देखें तो 5 महत्वपूर्ण सीट है, 5 महत्वपूर्ण जगह है। मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, इन्हीं में समीकरण बिठाना होता है। और ऐसे में या तो सभापति के पद पर या फिर अध्यक्ष के पद पर अब तक किसी न किसी तरीके से दोनों में से एक जगह पर किसी अपर कास्ट के व्यक्ति को बिठाया जाता था, विधायक को बिठाया जाता था, नेता को। ये नीतीश कुमार अब तक करते रहे थे। लेकिन बीजेपी को जब मौका मिला तो बीजेपी अपनी तरफ से अति पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति को ही ज़्यादा सामने रखते थे या फिर पार्टी में कोई ना कोई बड़ा पोस्ट देता था। अब क्या हो रहा है कि बीजेपी ये समझ रही है कि कमंडल की राजनीति और मंडल की राजनीति को दोनों को एक साथ लाना है। यानी एक तरफ धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलना है। और ये पता है कि जो भूमिहार जाति के लोग हैं वो काफ़ी मुखर होते हैं और उनका प्रभाव जो होता है आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा होती है वो बहुत तेज होता है और एक तरह से सामना किसी का बहुत मुश्तैदी से करते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के पीछे ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो या इस तरह के और भी लोग जो भी नेता रहे, चाहे वो दबंग प्रकृति के नेता हो, अनंत सिंह, सूरज भान, बहुत ऐसे नेता रहे हैं, सुनील पांडे, जो उनके साथ रहे। तो अब बीजेपी डॉक्टर सीपी ठाकुर को से जो शुरुआत उन्होंने की, उनको साथ लेने की, इसको आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी को अब विजय सिन्हा तक पहुंचा है कि विजय सिन्हा को ऐसा व्यक्तित्व के रूप में पेश किया जा रहा है कि सवर्ण जाति के और हिंदू प्रकृति के, हिंदू नेचर के जो सामने लाने की बात होती है, जिसका हिंदुत्व पीछे नारा रहता है, चेहरा होता है, उसको भी साथ रखे। तो ये कवायद है कि अपर कास्ट को और पिछड़ी जातियों को एक साथ एक जगह पे लाने की, जो नीतीश कुमार पहले से करते रहे। रोमाना, नीतीश कुमार मैसेजिंग करते रहे हमेशा से, किसी न किसी तरह से जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो बनाते रहे। और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ गई है कि उस कास्ट कॉम्बिनेशन को अगर अपने पाले में लेते आया जाए तो फिर लालू को हराना आसान होगा, क्योंकि लालू को कॉर्नर किया जा रहा है कि सिर्फ ये यादव और परिवार इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रोमाना, देखिए, ये जो अति पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, इन सबों का जो एक तरह से एक सामंजस्य स्थापित किया है तो वो पहले नीतीश कुमार और लालू यादव ने किया था। लालू यादव ने इसकी शुरुआत की थी और उसको अब आगे बढ़ाने की जो कवायद उसको नीतीश कुमार ने किया। अब बीजेपी भी उसी ढर्रे को अपना रही है। बीजेपी को भी पता है कि अगर इस हिंदी बेल्ट में उन्हें आगे बढ़ना है, खासतौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जातीय समीकरण को साधना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बीजेपी को अगर अकेले भी सत्ता में बिहार में आना है तो इसके लिए अभी से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसी के तहत डिप्टी सीएम का पद किसी अपर कास्ट को और खासतौर से भूमिहार को देना ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए ये बातें सोशल मीडिया पर और आम जनता के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन अपर कास्ट में भी 3 है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मुखर भूमिहार है, फिर राजपूत है और ब्राह्मण है। हालांकि कायस्थ जो है वो सीमित क्षेत्रों में बटे हुए हैं, लेकिन पूरे बिहार में इनकी संख्या अच्छी खासी है। तो अब ये देखना होगा कि लालू यादव की तरफ से क्या राजपूतों को या फिर ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोई कोशिश वो कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है मुख्य विपक्षी पार्टी रोमाना वही है और उनकी ही ये कोशिश होगी कि अपर कास्ट को भी अब तोड़ा जाए। जैसे कि पिछड़ी जातियों को उसमें से अति पिछड़ी जाति बनाया नीतीश कुमार ने, तो अब उसमें से कैसे उनको अपने साथ लाया जाए। तेजस्वी यादव की यही कवायद थी कि वो A to Z पार्टी के तहत एक पार्टी से जोड़ने की जो उन्होंने नारा दिया था कि सभी को अपने साथ जोड़ेंगे, तो इसी के तहत वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रेक लग जाता है, बहुत सारी वजहों से उनके साथ यादव समाज के साथ लोग जुड़ने से थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन ये कोशिश उनकी जरूर रहेगी और बीजेपी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा आपने दर्शकों को याद दिलाया कि साहब ये कहीं ना कहीं ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। किसी समय में लालू, उसके बाद नीतीश कुमार और अब उसी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले को सभी जातियों को साथ कर चलने वाला वो बीजेपी जो है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव, आज का दिन मुश्किल भरा। ईडी लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ लालू से कर रही है। इस पूछताछ को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। लालू परिवार के निशाने पर नीतीश कुमार आए हैं। 2 दिन से लालू प्रसाद यादव की बेटियों ने मोर्चा संभाल रखा है।
कल सत्ता से बाहर हुए और आज ईडी से सामना हो गया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की है। एक बार हमने जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी। मीसा भारती समेत आरजेडी के कई नेताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। लालू यादव की बाकी बेटियों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाल रखा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। रोहिणी आचार्य के ही सोशल मीडिया पोस्ट ने 25 जनवरी को बिहार की सियासत में सरगर्मी पैदा की थी। उन्होंने बिना नाम लिए नीतीश पर निशाना साधा था। एक के बाद एक 3 पोस्ट किए थे। इसके बाद ये माना गया कि लालू और नीतीश का रिश्ता टूट गया है। बाद में रोहिणी ने पोस्ट तो हटा लिया, लेकिन रिश्ता कायम नहीं रह पाया। कल भी रोहिणी ने एक पोस्ट लिखा, बस कुछ दिनों की बात है, गिरगिट कुमार इतिहास है। किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया इसको आप खुद समझिए। रोहिणी ने कल एक और पोस्ट लिखा जिसमें कूड़े वाली गाड़ी की तस्वीर थी और लिखा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। रोहिणी ने ही एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, डीएनए उप्स एनडीए। साल 2021 में रोहिणी ने सुशील मोदी के खिलाफ ट्विटर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका अकाउंट लॉक तक कर दिया गया था। रोहिणी लालू यादव की दूसरी बड़ी बेटी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करके वो चर्चा में आई थी। पिछले कुछ महीनों से अटकलें लग रही हैं कि रोहिणी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कभी भी उन्होंने इस तरह की बात कही नहीं है, लेकिन उनकी सियासी सक्रियता इस तरफ इशारा जरूर करती है। तो देखिए, भाई का सिंहासन डोला और बहनों ने मोर्चा खोला। लालू प्रसाद यादव आज सुबह 11 बजे का समय था जब ईडी दफ्तर के भीतर पहुंचे थे, पटना में ही, और तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ लगातार जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, भीतर ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ और ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के जो नेता हैं वो एक तरीके से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं कि जब तक लालू जी बाहर नहीं निकलेंगे हम यहां से टस से बस नहीं होंगे। क्या माना जाए, केंद्रीय एजेंसी की ये कार्रवाई और कुल मिलाकर इसी पर 24 की चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी आरजेडी की नजर आती है। रोमाना, एक बात तो स्पष्ट है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर के आरजेडी जो है पूरे तरह से उनके खिलाफ में, उनके विरोध में आग उगलती रही है और उसका कहना है कि ये लोग जानबूझ करके उन्हें परेशान कर रहे हैं और इस परेशानी से वो भागने वाले नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करने वाले। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स चाहे तो उनके घर में ही अपना दफ्तर खोल ले और यहीं से अब तक कार्रवाई शुरू करे। अगर उनके घर में तो दफ्तर नहीं खुला है, लेकिन पटना में जरूर दफ्तर है जहां उनके नेताओं को, खासतौर से उनके परिवार के लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि 2-3 और भी सांसद है जिनके खिलाफ में ईडी ने कार्रवाई की है और इसके पहले भी इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी। तो लालू परिवार के साथ सामने जो कहते हैं ना कि गणेश परिक्रमा, अगर जितने भी नेता उनके आसपास में होते हैं, जो उनके साथ होते हैं, तो उनको सॉलिडारिटी दिखाना होता है, उनको बताना होता है कि वो उनके साथ है और जब तक वो वहां पर एक साथ जमा नहीं होंगे तो ये माना जाएगा कि वो अपने नेता के खिलाफ है या नेता के साथ नहीं है। तो हर कोई वहां पर जाना रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं हम वहीं ईडी दफ्तर के बाहर, जहां से हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि, 11 बजे मतलब ये तो करीब 7.5 घंटे के आसपास का वक्त होने को आ रहा है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कब तक ये पूछताछ चलेगी? क्या लंबी खिंच सकती है अभी और? देखिए रुमाना, ये पूछताछ लंबी चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 बजे से अब तक 6:30 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईडी जवाब जो दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई है और ऐसे में ये पूछताछ लंबी चल सकती है। और जितनी लंबी पूछताछ होगी, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थकों की संख्या उतनी ज्यादा आपको यहाँ दिखाई देगी और धीरे धीरे ये समर्थक बढ़ रहे हैं। समर्थकों के अलावा वही चेहरे जो सुबह 11:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और चूंकि अब रात हो गई है, लेकिन ये इसी तरीके से यहाँ
डटे हुए हैं और एक संदेश देने की भी कोशिश है कि आप हमें चाहे जितना भी डरा लो, धमका लो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। बाहर आपको मुर्दाबाद का साफ साफ आपको आवाज जो है वो सुनाई दे रहा होगा। लगातार ये कहा जा रहा है, देखिए हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से आरजेडी की तरफ से एक नारा दिया गया कि सीबीआई के 3 भाई, आईटी, ईडी और सीबीआई, और उसी तरीके के नारे यहाँ पर भी सुनाई दे रहे हैं। समर्थक यहाँ डटे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव से कई तरह के सवाल, चूंकि सवालों की लिस्ट जो फेरिस्त है वो पहले से तैयार थी और उन सवालों का उनको जवाब देना था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो लैंड फॉर जॉब है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो इसी तरीके के तमाम सवाल हैं जो इस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ किए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली से आए कई ईडी के अधिकारी हैं, पटना दफ्तर के ईडी अधिकारी हैं, अधिकारियों के सामने लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं और तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। सवाल जो है ये बड़ी जो आप खबरें दे रही हैं, मैं जरा ये दोहरा दूं निधि दर्शकों के सामने, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए आप ये बता रही हैं कि लालू के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है, ये बड़ी बात आपने कही। आप ये कह रही हैं कि लालू से पूछताछ जो है वो लंबी चल सकती है। जो सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं उसके संतोषजनक जवाब लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए नहीं जा रहे, इसी वजह से लालू के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं, और यही वजह कि ये पूछताछ जो है लालू प्रसाद यादव से लंबी खिंच सकती है। निधि मेरा सवाल आपसे यह है कि शाम 4 बजे भी आप और मैं जब बात कर रहे थे तो भी इसी तरीके से आरजेडी के नेता यहां पर मौजूद थे, लेकिन उस समय नारेबाजी नहीं हो रही थी। अभी अचानक से नारेबाजी, और वो भी बहुत तेज अंदाज में यहां पर सुनाई पड़ रही है। इसके पीछे क्या वजह है, और क्या परिवार की तरफ से मीसा भारती ही या फिर तेजस्वी यादव और भी कोई अन्य परिवार के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए परिवार की तरफ से आपको मीसा भारती यहाँ सामने कैमरे में नजर आ रही होंगी, जो अब से कुछ देर पहले, लगभग 2 मिनट पहले यहाँ से बाहर गई है। संभवतः वो खाना देने या किसी और काम से गई हो, लेकिन वो लगातार यहीं बैठी हुई हैं। और न सिर्फ मीसा भारती बल्कि अन्य जो आरजेडी के विधायक हैं, नेता हैं, वो सभी बैठे हुए हैं। और समर्थक हंगामा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि पहले इन लोगों को लग रहा था कि शाम तक आरजेडी सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव को बाहर देख सकते हैं वो लोग, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है लोगों का आक्रोश जो है वो बढ़ रहा है, और इनके आक्रोश को देखते हुए ही यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। आपको याद होगा पिछली बार जब सीबीआई के अधिकारी राबड़ी आवास पर गए थे, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी, तब उनको धीरे से निकाला गया था। तो यहाँ चूंकि आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है ईडी के अधिकारियों को, इसी वजह से यहाँ समर्थकों से बचा करके, और समर्थकों की चूंकि संख्या बढ़ रही है, इसीलिए सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है वो भी बढ़ाई गई है। और अक्सर जब सवाल जवाब होता है तो लंबा वक्त लगता है। इससे पहले जो जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ है, वो भी इसी दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई थी और तब लंबा वक्त लगा था। देर रात उनको जो है वो फ्री किया गया था ईडी अधिकारियों की तरफ से। ऐसे में जब पहली बार लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं खुद, और ईडी अधिकारियों के सामने सवाल जवाब जब उनसे हो रहा है, तो संभव है कि देर रात तक लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। रोमाना, बड़ी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी निधि, जो वहीं मौके पर मौजूद हैं ईडी दफ्तर के भीतर, जहां लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है, और बाहर की तरफ ईडी दफ्तर के जो आरजेडी के समर्थक हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि लालू के जवाब से फिलहाल केंद्रीय एजेंसी संतुष्ट नहीं है, और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव के साथ ये पूछताछ लंबी चल सकती है। प्रकाश कुमार, लेकिन अगर ये पूछताछ लंबी चलेगी तो जिस तरीके से वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आरजेडी के समर्थकों की भीड़ भी ईडी के दफ्तर के सामने बढ़ती जा रही है, नारेबाजी तेज होती जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत ना हो जाए, इसको लेकर क्या खबर है, किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है यहाँ पर? प्रकाश, रोमाना, जो पिछली दफे बात हो रही थी उसको कंप्लीट कर लूं कि लालू यादव जो है सजा याफ्ता है, और उनकी पार्टी के लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव भी फंसे हुए हैं केस मुकदमे में, राबड़ी भी बेल पर हैं। बावजूद इसके इनका जो वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है। यही वजह है कि जितने नेता आप देख रहे हैं, जितने चेहरे आप देख रहे हैं, चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए हो, पूर्व मंत्री हो, सभी उनको घेर करके रखे हुए, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव का जो चेहरा है, भले उसको दागदार या दागी के कैटेगरी में डाला जा रहा हो, लेकिन वोट का जो वोट बैंक है वो सियासत जो है आज भी आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इसलिए उनके साथ भी जितने भी समर्थक रहते हैं उनको छोड़ के नहीं जाते हैं उनके विधायक। दूसरी तरफ ये है जो आपने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति, तो इस पर नज़र स्थानीय प्रशासन की भी है। वहाँ जितने भी विधायक और विधान पार्षद और सांसद पहुंचे हुए हैं, सबके बारे में वहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे में पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है,
ताकि अगर किसी तरह की स्थिति खराब उत्पन्न होती है तो ईडी के अंदर में कोई किसी तरह के गलतफहमी ना हो जाए या कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो जाए, उस पर स्थानीय प्रशासन की नज़र है। पर यह भी देखना होगा कि वो जो लोग वहाँ मौजूद हैं, क्या वो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लालू यादव के दूर दराज से लोग आ जाएं और वहाँ पर ज़्यादा संख्या में जमा हो जाएं, तब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। पर फिलहाल मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि लालू यादव से जो पूछताछ हो रही है, इसके पहले भी पूछताछ हो चुकी है और वो जेल जा चुके हैं, जेल से फिर रिहा हुए हैं, रिहा मतलब बेल पर आए हुए हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। रोमाना, लेकिन इस पूछताछ की पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आरजेडी इस पूरे मामले में वेंडटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति की बात करके घेराबंदी बीजेपी और नीतीश कुमार की अब तो कर रही है। प्रकाश, मैं लौटूंगी। प्रकाश, आपके पास सवाल का जवाब दीजिएगा। फिलहाल निधि हमारी सहयोगी वहीं मौके पर मौजूद हैं जहां ईडी दफ्तर के भीतर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है और बाहर जमावड़ा बढ़ता हुआ जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं के बीच पहुंची हैं निधि आप इस समय। जी 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 बिल्कुल रोमाना, देखिए एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थक कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं और ये तस्वीर पिछले लगभग 4 से 5 घंटे से नजर आ रही है। एक तो यहाँ देखिए जरा, आपको पुलिस अधिकारी भी नजर आएंगे, उधर मीडिया कर्मी हैं, जो ये संभव है कि कुछ देर में अगर ईडी उन्हें छोड़ती है, लालू यादव को रिलीज कर देती है यहाँ से, तो वो बाहर निकल सकते हैं और उसी उम्मीद में यहाँ पर तमाम जो समर्थक है वो हैं। और एक बार मैं जरा इनसे बात करूंगी कि आप लोग ये एक सेकेंड, कितनी देर से आप लोग यहाँ पर है? लगभग 8 घंटा से 8 घंटा से जब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा तब तक हम लोग रहेंगे, जब तक चलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। ये तस्वीर दिखाओ जरा, मैं इस तरफ, ये देखिए। कब तक रहेंगे? जाइए। कौन? जब तक मेरे नेता रहेंगे, लालू यादव जब तक यहाँ हैं उनके साथ हम लोग समर्पित हैं और जरूर रहने का काम करेंगे निश्चित रूप से। इसलिए कि ईडी और सीबीआई जो है साजिश के तहत बूढ़े आदमी को जो उम्र के एक लंबे पड़ाव पर उनको तंग और तबाह किया जा रहा है। हम लोग के भगवान है लालू यादव और उनके लिए हम लोग कब कितना दिन भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। वो उनको ईडी के द्वारा सरकार जान मारना चाह रही है। यहाँ तमाम लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सब उनके लिए समर्पित हैं और जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखा दूं और ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इनके लिए भगवान है और इसी वजह से जब उनसे पूछताछ हो रही है तो यहाँ हम खड़े रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तमाम जो समर्थक है वो जुटे हुए हैं। कब तक रहेंगे आप लोग? है, अभी तो है, जब तक साहब रहेंगे तब तक हैं हम लोग, एकदम रहेंगे। कितने बजे से आए हैं आप लोग? सुबह से हैं, 10 बजे से। आप कब आए? हम अभी तुरंत अभी आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसे बताइए, कुछ है नहीं। ये देखिए जरा, कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग आराम से उनको ले जाएंगे और 10 नंबर फ्लैट पर हम लोग उनको घर पर पहुंचा के उसके बाद हम लोग चयन होंगे और उसके बाद पूरे बिहार में भाजपा भगाने का अभियान हम लोग छेड़ेंगे। पूरे भाजपा को बिहार से भगाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना। बिल्कुल, तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, डटे हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर, जहां भीतर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ लगातार जारी है। बिहार में तो देखिए अब सत्ता का खेला हो गया और राहुल गांधी जो हैं वो तो बस तकते रह गए। कल बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बिहार में एंट्री हुई। लेकिन वो फिल्मी गाना याद है ना आपको, न हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राहुल गांधी पर ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पहले बंगाल में ममता ने साथ छोड़ दिया, अब नीतीश कुमार दूर हो गए, बिहार में फीकी फीकी सी राहुल की ये यात्रा। चौदह जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा आखिरकार बिहार के किशनगंज में प्रवेश कर गई।
किशनगंज की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक के बाद एक कई वार किए। नफरत और भाईचारे पर केंद्र को खूब सुनाया, लेकिन अपने पूर्व साथी नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं बोला। इस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। इस यात्रा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना था। बिहार से मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की योजना थी, लेकिन राहुल के पहुंचने से महज एक दिन पहले बिहार की सियासत में एनडीए की एंट्री हो गई और कांग्रेस के पूरे प्लान पर पानी फिर गया। दिल्ली में बैठे हुए झूठ के जगतगुरु और पटना में बैठे हुए विश्वासघात के विश्वगुरु, दोनों की एक जुगलबंदी है। चुनाव के वक्त हमारे जो राजनीतिक गिलगिट हैं, बिहार की जनता उनको सही जवाब देगी चुनाव के वक्त। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की ये खींच इसलिए दिख रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी नेताओं को मोदी के हराने का ख्वाब दिखाया था। बिहार से ही विपक्षी गठबंधन की एकता की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि पिछले साल 23 जून को पटना में ही विपक्षी गठबंधन के नेताओं की पहली बैठक भी हुई थी। अब राहुल की यात्रा बिहार से निकलने के बाद यूपी और दिल्ली की तरफ जानी है। वहाँ भी गठबंधन का मिजाज बेहतर नहीं दिख रहा। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा ज्यादा नजर आ रही है। मतलब बंगाल पहुंच रहे होते हैं, ममता अलग हो जाती है, बिहार पहुंच रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार अलग हो गए। खैर, नीतीश कुमार के अलग होने से इंडिया गठबंधन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल फुस हो गया है, हवा बिल्कुल निकल गई है। देखिए रोमाना, लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर कई लोग विधायक बन जाते हैं, कई सांसद बन जाते हैं, राज्यसभा तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में लालू यादव के साथ होना इनकी मजबूरी है, जरूरी भी है राहुल गांधी का। लेकिन एक तस्वीर जो है वो मिसिंग है। इस रैली में जब बिहार में एंटर हुए हैं तो अभी तक ना ही लालू यादव ना ही तेजस्वी इस रैली में अभी तक शामिल होने आए हैं, और ना वो अभी फिलहाल उनका कहीं दिख नहीं रहा है कि वो शामिल होंगे। ये अलग बात है कि जैसे जैसे बिहार से गुजरेगी इनकी जो यात्रा है तो उसमें हो सकता है कि कहीं बीच में तेजस्वी पहुंच जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और लालू यादव ये दोनों पहले से ही साथी रहे हैं। तो आगे भी ये जताने की कोशिश होगी कि दो युवा चेहरे कैसे आते हैं बिहार में एक साथ आते हैं। और ये जो अभी दिख रहा है इंडिया गठबंधन का, इंडिया का जो एन है यानी नीतीश कुमार अगर देखें उसको तो एन गायब हो गया है, उधर एम गायब हो गया। तो ये गायब होने का असर तो हुआ है बिहार की राजनीति में, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी भी कुछ रणनीति ऐसी होती है जो कि बाद में छुप कर सामने आता है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उससे युवाओं में एक क्रेज बना था। और उसी तरह से क्या ये लोग एजेंडा लेके आते हैं, क्या नैरेटिव सेट करते हैं, आने वाले दिनों में इनका क्या मैनिफेस्टो होता है। लेकिन फिलहाल तो बिहार की राजनीति आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं मेरे मुकाबले, जहां पर पूरा सत्ता का समीकरण जो है वो जातिगत समीकरण से हासिल किया जा सकता है। और ऐसे में नीतीश का एनडीए में शामिल हो जाना मतलब सीधे सीधे लोकसभा 40 की 40 सीट की गारंटी यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार हमारे साथ बने रहने के लिए। इंडिया गठबंधन के सितारे इन दिनों गर्दिश में वैसे चल रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ शुरू हुआ गठबंधन, और अब गठबंधन के साथी एक एक कर बिछड़ने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। ममता बनर्जी बंगाल में गठबंधन का साथ छोड़ चुकी हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। सवाल ये है कि अब अगला नंबर किसका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस गठबंधन की नींव ही मोदी सरकार को हराने के लिए रखी गई थी, उसी के साथ ही अब सीट शेयरिंग पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा के जींद में आप पार्टी की रैली में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि भले ही उनकी पार्टी हरियाणा लोकसभा में सीट शेयरिंग पर सहमति के बाद चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा की सभी 90 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी।
केजरीवाल हरियाणा में तो सीटों की सहमति पर बातें कर रहे हैं, लेकिन ठीक बगल के राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील कई बार जनता से कर चुके हैं। मतलब पंजाब में केजरीवाल की पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। अगर मसला सिर्फ हरियाणा और पंजाब तक होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिस राज्य यूपी से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, कांग्रेस को वहां अखिलेश यादव ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश ने 80 में से 11 सीटें देने का ऐलान तो किया, लेकिन ये बात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के गले नहीं उतर रही। इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश के वॉकआउट करते ही इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी भरपाई कैसे और कब होगी ये खुद गठबंधन के बचे हुए दल भी नहीं जानते। लेकिन इतना तय है कि मोदी को हराने के लिए अभी गठबंधन को और सियासी कसरत करनी पड़ेगी।